नमस्कार, मैं हूं सुरभि पांडे और हेल्थिंग के स्पेशल प्रोग्राम जुग जुग जियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर अविनाश गुप्ता, जो न्यू जर्सी में रहते हैं और अमेरिका के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अविनाश गुप्ता बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी बजाना के चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर साहब श्री सिद्धि विनायक टेम्पल टोम्स रिवर के चेयरमैन भी हैं। आज डॉक्टर गुप्ता से हम हार्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे। दिल की बीमारियों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम जिससे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, जो कि एक मेजर मुद्दा बन चुका है, वो है हाइपरटेंशन या फिर हाई बीपी का। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या हाइपरटेंशन दिल की कोई और दूसरी बीमारियों की शुरुआत है? क्या हाइपरटेंशन की वजह से दिल से जुड़ी हुई और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? थैंक यू सुरभि। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जनता तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिला, क्योंकि ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक इसका मैं इलाज ना करूं, बल्कि इसका बचाव करूं। और इसका बचाव संभव है अगर हम लोग शुरू से ही इसकी रोकथाम के लिए सभी प्रयास करें तो। और मैं तो बिहार में गांव में भी प्रैक्टिस कर चुका हूं, शहर में भी प्रैक्टिस कर चुका हूं, अमेरिका में पिछले 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो यहाँ यूरोपियन को भी देखता हूं, अमेरिकन को भी देखता हूं और यहाँ इंडियंस को भी देखता हूं। तो इंडियंस में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। हाँ, यूरोपियन को स्ट्रोक होता है, अमेरिकन को हार्ट अटैक होता है, लेकिन इंडियन को हार्ट अटैक स्ट्रोक दोनों होता है। वो लोग को हार्ट अटैक स्ट्रोक होता है क्योंकि उन लोग को रिस्क फैक्टर्स है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री। लेकिन इंडियंस को बिना रिस्क फैक्टर्स के भी हार्ट अटैक स्ट्रोक हो जाता है। तो उसमें रिस्क फैक्टर्स यही 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो आपने कहा, उसके अलावा डायबिटीज भी है, स्मोकिंग भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और फैमिली हिस्ट्री भी है। तो वही दिल से जुड़ी हुई और भी कई सारी बीमारियों को ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उन बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, आपका कहने का मतलब है। हाँ, ये तो काफी सीरियस मुद्दा है। हाँ, तो आपके कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, मेल 55 इयर्स के नीचे में हार्ट अटैक हो गया है, या फीमेल 65 इयर्स के नीचे में हार्ट अटैक हो गया है, तो आपको तो बचपन से ही बहुत सावधानी बरतनी होगी। तो आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे इसका बचाव हो सके। तो आपने हाई ब्लड प्रेशर कहा, तो हाई ब्लड प्रेशर से ही शुरू करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर तो पता नहीं चलेगा, इसलिए साइलेंट किलर कहते हैं इसको। हाँ सर, वही मेरा अगला सवाल यही था सर, कि हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण हमें दिखते ही नहीं है, समझ में ही नहीं आते। तो लोग इसकी किस तरीके से पहचान कर सकते हैं सर? हाँ, तो इसके लिए तो डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर नपवाना पड़ेगा। आजकल तो कोविड में लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो एक ब्लड प्रेशर मशीन घर में रख लें तो भी अच्छा है कि डॉक्टर को फोन कर सके, भाई मेरा ब्लड प्रेशर बहुत अधिक हो गया है। जी। और अभी तो हम लोग ब्लड प्रेशर का सबसे ज्यादा डाटा हम लोग के पास है, क्योंकि जिसका भी लाइफ इंश्योरेंस होता है तो उसका ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो यही देखा गया है कि जितना ब्लड प्रेशर आपका कम होगा उतना ही ज्यादा आप जिएगा, मैंने लाइफ स्पैन उतना ही ज्यादा होगा। तो 115/75, 115/75 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। उससे अगर 20/10 ऐड करते जाइए तो आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क डबल हो जाएगा। मतलब 135/85 हो गया तो डबल हो गया, और 155/95 हो गया तो 4 टाइम्स रिस्क हो जाएगा। तो इसीलिए उसको ट्रीट करना तो बहुत जरूरी है। तो ट्रीटमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप दवा शुरू कर दीजिए। अगर बॉर्डर लाइन है तो आप नमक कम खाइए, डाइट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वजन कमाइए, तो उससे इस पर काबू पाया जा सकता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए सर। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कई लोग हाई ब्लड प्रेशर को सीरियसली नहीं लेते हैं, बहुत लोग बड़े हल्के में इस चीज को लेते हैं, तो इसकी भी नियमित नहीं लेते। तो इसलिए इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि कितना सीरियस प्रॉब्लम है,
किसी की लाइफ में जो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकता है और किस तरीके की गंभीर समस्याओं का सामना किया जा सकता है। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना सीरियसली इसको लेना चाहिए और कितना सीरियसली नहीं लेना चाहिए? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर तो बहुत सीरियस चीज है, क्योंकि इससे ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, स्ट्रोक हो जाता है। एक बार स्ट्रोक हो गया तो अब फिर क्या कीजिएगा। उसी तरह से हार्ट में हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, लोग ओह डायलिसिस माय गॉड! जा सकते हैं। तो हाई इसलिए ब्लड प्रेशर की वजह से? हाँ, तो इसलिए ब्लड प्रेशर का निवारण बहुत ही आवश्यक है। तो उसके लिए तो डॉक्टर से या तो खुद ब्लड प्रेशर जांच नापिए या डॉक्टर को कॉल कीजिए, या तो फिर डॉक्टर से हर 3-4 महीने पर दिखाते रहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि इस समस्या जो कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, इसको सीरियसली लेना चाहिए, गंभीर रूप से इसको देखना चाहिए और कैजुअली नहीं लेना चाहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, है हाँ, ना? हाँ, नमक कम हुँ, खाना चाहिए और खाने-पीने में हुँ। परहेज करना चाहिए और अपना वजन कम रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब एक सवाल है जो जैसे हाई बीपी की दवा मान लीजिए जैसे कोई पेशेंट है उसकी हाई बीपी की समस्या है और वो दवाई लेना शुरू कर रहा है, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है और खान-पान पे भी बहुत अच्छे से अनुशासन वगैरह उसके ज़रिए मतलब कोशिश कर रहा है कि वो घर के ही नुस्खे इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को ठीक करे। तो क्या इन सारी चीज़ों के ज़रिए दवा से छुटकारा मिल सकता है? क्या अगर अपना लाइफ़स्टाइल कोई शख्स अपना लाइफ़स्टाइल बदल दे तो क्या दवाइयों से छुटकारा मिल सकता है? देखिए, उसमें 2 बात है। अगर फैमिली हिस्ट्री है, मतलब माता-पिता को भी हाई ब्लड प्रेशर था, तो यूजुअली अर्ली एज में ब्लड प्रेशर हो जाता है। 35 के नीचे हो गया तो समझिए कि फैमिली है, हिस्ट्री हुँ, है। तो हुँ, उसमें तो दवा खानी पड़ सकती है लाइफ लॉन्ग। लेकिन अगर कोई बहुत ओवरवेट है और अपना खान-पान करके, डाइट, एक्सरसाइज करके वज़न कम कर लिया, तो उसकी दवा की मात्रा कम हो सकती है। कभी-कभी दवा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसमें आप दवा दिए, वो कम हुआ, उसका अगर दवा को हटा दिए तो फिर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जब भी दवा को कम करें या बंद करें तो डॉक्टर से फिर दिखाना पड़ेगा कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया दवा बंद करने के बाद। अच्छा, तो मतलब काफ़ी सावधानी बरतनी होगी अगर लाइफ़स्टाइल में भी चेंज कर रहे हैं तो फिर भी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही क्योंकि हार्ट अटैक भी हो सकता है इन सारी चीज़ों से। हाँ, हार्ट अटैक, आँख में दिक्कत, स्ट्रोक, हुँ, किडनी फेलियर, हुँ। सब कुछ हो सकता है। जी, डॉक्टर तो जैसे ब्लड प्रेशर के बाद जो सबसे बड़ी और कॉमन बीमारी है डॉक्टर साहब, वो है हार्ट की नली में कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज की। इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इसकी पहचान किस तरह से की जा सकती है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज की पहचान नॉर्मली कोई इंसान नहीं कर सकता, तो किस तरीके से इसको किया जा सकता है डॉक्टर साहब? अगेन, कोलेस्ट्रॉल भी बिना ब्लड टेस्ट के तो पता नहीं चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो हुँ, हम लोग इंडियंस के को ज़्यादा हार्ट डिजीज़ इसलिए होता है कि हम लोग का गुड कोलेस्ट्रॉल कम है। तो आप याद रखिए वो मूवी द गुड, द बैड, द अगली। तो हम ओके। लोग का बैड कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाँ। ओके। तो वो इंडियंस में 100 से कम होना चाहिए। हुँ, तो लेकिन इंडियंस को अगर डायबिटीज भी है तो वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में चला जाता है, तो उसका एलडीएल 70 से भी कम होना चाहिए। तो एक तो एलडीएल हो गया, उसके बाद द गुड इज एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मेन में, मेल्स में 40 से ऊपर होना चाहिए और फीमेल्स में 50 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है हमको। तो ऐसे समझिए कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो गार्बेज है। अगर गार्बेज आप सड़क के किनारे रख दीजिए तो कुछ ही दिन में सड़क क्लॉग्ड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हुँ, उसी तरह से बैड कोलेस्ट्रॉल खून की नली में जम जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल समझिए कि वो गार्बेज ट्रक है जो आता है, बैड गार्बेज को उठा के ले जाता है। तो अगर आपको गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो बैड कोलेस्ट्रॉल वहां जमा होता जाएगा, इवेंचुअली आपको ब्लॉकेज हो जाएगा हार्ट में, हार्ट की आर्टरी में, और उसी से हार्ट अटैक होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है गुड कोलेस्ट्रॉल। हम लोग का इंडियंस के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम लोग का गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है जन्म से ही।
ये गुड जेनेटिक। कोलेस्ट्रॉल में एग्जैक्टली सर माफी चाहूंगी मैं, ऐसे ही मेरे दिमाग में ये सवाल आया, मैं पूछना चाहूंगी कि गुड कोलेस्ट्रॉल किन सारी चीजों में पाया जाता है? गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का दो ही उपाय है, एक तो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से बढ़ता है, दूसरा एक नायासिन विटामिन है उसको खाने से बढ़ता है, और कुछ फूड में तो ऐसा कुछ नहीं है, हाई फाइबर डाइट और एवोकाडो ये सब खा के, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने से थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन ये हम लोग का जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसको ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन जी। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, बैड अच्छा। कोलेस्ट्रॉल को डाइट से और दवा से कम कर सकते हैं, तो रेशियो आपका ठीक हो जाएगा, तो उससे आप बच सकते हैं। और उसके बाद अगली में देखिए ट्राइग्लिसराइड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स भी इंडियंस में बहुत ज्यादा होता है। इंडियंस का प्रॉब्लम है एथ्रोजेनिक डिसलिपिडीमिया, उसमें आपको लो डेंसिटी एलडीएल रहता है और हाई ट्राइग्लिसराइड्स रहता है और लो एचडीएल रहता है, मैंने अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है, अगली कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, और वो भी हम लोग का चूंकि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होता है उसके चलते होता है। तो कार्बोहाइड्रेट इज द रियल कल्प्रिट। कार्बोहाइड्रेट इज द रियल कल्प्रिट, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम थोड़ा सा कम अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए, हाँ और प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। और हम लोग जो फैट को इतना दिन से बदनाम कर रहे थे कि फैट चर्बी से ही सब हार्ट डिजीज होता है, लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर, केक, ब्रेड, पास्ता, राइस, पोटैटोज, कुकीज, यही सब से प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन खाते हैं, उसमें सबको पसंद है ये सारी चीजें, फैट भी है और रिफाइंड शुगर भी है, अब दोनों बहुत पॉइजन है, नुकसान है शरीर के लिए, बहुत नुकसान है। बहुत नुकसान है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हार्ट में ब्लॉकेज को क्या हम सिर्फ एक सवाल है कि अगर हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है तो क्या सिर्फ हम उसको दवाई के जरिए ही ठीक कर सकते हैं या फिर कोई और उपाय भी है? देखिए ब्लॉकेज एक बार हो गया, अब 90% ब्लॉकेज हो गया है और आप चल फिर रहे हैं और आपको सीने में दर्द हो रहा है, तब उसका तो कोई उपाय नहीं है, उसको तो खोलना पड़ेगा, स्टेंट लगाना पड़ेगा, और अगर तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, स्टेंट नहीं लग सकता है, तो फिर बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन उससे होता है एंजाइना। एंजाइना का मतलब हुआ कि आप जरा सा भी कुछ चले फिरे, सीढ़ी चढ़े तो सीने में दर्द होने लगा, तो एंजाइना वार्निंग है। लेकिन अगर हार्ट अटैक होता है तब जबकि एक जो ब्लॉकेज है वो रप्चर कर जाता है, रप्चर कर गया तो वहां पर ब्लड क्लॉट बनता है, तो ब्लड क्लॉट से हार्ट अटैक होता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल कम रखिए, तो प्लाक जो है वो रप्चर नहीं होगा, और एस्पिरिन खाते रहिए तो उससे आपको खून के थक्के नहीं बनेंगे, ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। ओके ओके ओके। तो जी, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है डॉक्टर साहब ये जानकारी आपने जो दी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर साहब, कई लोगों में देखा गया है कि जिन्हें स्टेंट लगाकर ब्लॉकेज हटाया गया है, उन्हें दोबारा से ये प्रॉब्लम हुई है। तो जिन लोगों के स्टेंट लगे हैं, उन्हें किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए ताकि दोबारा उन्हें स्टेंट लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े? हाँ, तो हम लोग जब कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं तो देखते हैं कि ब्लॉकेज है, तो वहां पर स्टेंट लगा दिया, तो ये तो प्लम्बिंग हुआ ना। प्लम्बर जो होता है, पाइप फिटर, ये सब आते हैं जो आपके घर में पाइप ठीक कर देते हैं, पाइप में ब्लॉकेज हो गया तो रिमूव कर देते हैं, तो वैसे ही काम है ये, प्लम्बिंग है ये। इसमें जो बीमारी है वो तो अभी भी है, जिसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? खून की नली में जो ब्लॉकेज होता है उसी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो वो बीमारी तो है, उसके लिए तो हम पेशेंट को ये बोलते हैं स्टेंट तो लगा दिया है लेकिन तुम ऑफिस में मिलो, तो ऑफिस में मिलकर उसको समझाते हैं कि तुमको क्या करना है ताकि फिर से ना हो। तो उसके लिए आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, स्मोकिंग बंद करना है, डाइटिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, इतना सब कुछ कीजिएगा तो फिर से नहीं होगा। तो बेसिकली अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने से इन सारी चीजों को बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, आपका कहने का मतलब है? बिल्कुल सही। मैंने बहुत बार देखा है कि किसी को हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद उसने ऐसा अपना लाइफस्टाइल को चेंज किया कि पहले से भी ज्यादा हेल्दी हो गया वो। दैट्स वंडरफुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हार्ट अटैक एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मन में भी होगा, क्योंकि उन लोगों को इस सवाल से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं मिलती है।
तो हार्ट अटैक एक्चुअली होता क्यों है, हार्ट अटैक होता क्यों है, और अटैक से पहले हमारे शरीर को सिग्नल अगर देता है तो किस तरीके से हमें पता चल सकता है कि एग्जैक्टली क्या सिग्नल है हार्ट अटैक होने का, और ताकि हम सावधान रहें, हमें पता रहे कि हार्ट अटैक है। शायद कई लोगों को पता नहीं चलता, तो किस तरीके से हमें सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अगर आर्टरी में, खून की नली में ब्लॉकेज हो रहा है, तो जब आप कुछ भी कीजिएगा, वॉक कीजिएगा, सीढ़ी चढ़िएगा, तो आपको सीने में दर्द होगा। अब दर्द होना कोई जरूरी नहीं है, इट कुड बी, इसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, टाइटनेस हो सकता है, थोड़ा प्रेशर जैसा फील हो सकता है, या तो लगेगा कि बहुत कोई सीने में मेरा बैठ गया है, बहुत हेवीनेस लगेगा। और बहुत लोग इंडाइजेशन जैसा भी फील हो सकता है कभी कभी। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे बहुत खा लिए, हम आज पार्टी में गए थे तो उसके बाद हमको इंडाइजेशन हो रहा है, और रात भर वो छटपटाता रहता है, लेकिन जाता नहीं है हॉस्पिटल, तो उसको तो एक्चुअली हार्ट अटैक हो रहा है। तो जरा भी डाउट हो तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईकेजी कराना चाहिए। और लेकिन प्रॉब्लम ये है, कभी कभी डायबिटीज में चेस्ट पेन या जो भी मैंने सिम्टम बताया, प्रेशर, टाइटनेस, हेवीनेस, डिस्कम्फर्ट, ये नहीं होता है, उसको साइलेंट हार्ट अटैक हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है। एग्जैक्टली कई लोगों को साइलेंट हो जाता है, कई लोग सोते सोते पता चलता है कि उनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। हाँ, तो ये डायबिटीज में ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोग पेन फील नहीं करते हैं, तो उसको पसीना छूटेगा, या तो फिर बहुत वीकनेस, फटीग जैसा लगेगा, बहुत कमजोर हो गए हैं, और सांस फूला। अब लोग सोचते हैं अच्छा चलो ठीक है, कुछ होगा, तो नहीं जाते हैं हॉस्पिटल। तो डायबिटिक को ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, और जरा भी डाउट हो तो डॉक्टर से दिखाइए, स्ट्रेस टेस्ट कराइए, उससे पता चल जाता है कि ये हार्ट से हो रहा था ये सिम्टम, कि हार्ट से नहीं हो रहा था। ओके सर, जैसे स्मोकिंग और डायबिटीज है, स्मोकिंग और डायबिटीज जैसे कि आपने मेंशन किया कि डायबिटीज की वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है, तो स्मोकिंग और डायबिटीज का हार्ट डिजीज से, खासतौर से हार्ट अटैक से किस तरीके का रिश्ता है? डायबिटीज का तो ऐसा है कि डायबिटीज बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसको भी, इंडिया में तो डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मीठा खाने का बहुत शौक है पब्लिक को, हिंदुस्तानी पब्लिक को मीठा बहुत पसंद है। हाँ, ओवरवेट बोलते हैं, गुलाब जामुन, जलेबी बहुत चलता है वहाँ। तो 1 in 6 इंडियन इज डायबिटिक, तो 6 में से 1 आदमी को डायबिटीज है। तो उसमें क्या होता है कि 3/4 ऑफ द डायबिटिक, जैसे डायबिटीज 4 डायबिटीज को लीजिए, तो उसमें 3 को तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक होगा, आंख में प्रॉब्लम होगा, ब्लाइंडनेस हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है। तो इसलिए डायबिटीज को तो आप बहुत ही केयरफुली फॉलो करना चाहिए, अपना शुगर चेक कराना चाहिए, शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, और सभी खान पान में परहेज करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, और बिल्कुल। डायबिटीज के साथ साथ स्मोकिंग का भी उतना ही खराब है, स्मोकिंग भी। ये वैसे भी वो फेफड़ों के लिए अच्छा भी नहीं होता है, लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि स्टडीज बताती हैं कि भारत में अपेक्षाकृत कम उम्र के लोग भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत यंगस्टर्स, मैं देखती हूँ 20-20 साल के बच्चे या 18 साल के बच्चे, 25 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, और इससे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? इससे बचाव करने के तरीके क्या हो सकते हैं कि इतनी छोटी उम्र में जो है हार्ट अटैक को प्रिवेंट किया जाए? एक्चुअली इसका कारण यही है कि हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, मतलब हम लोग का जेनेटिक्स है, मैंने बाय बर्थ हम लोग बहुत, मैंने पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट में, मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका, इस पूरे में हम लोग जन्म ही होता है हम लोग का तो गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत कम रहता है हम लोग का, और ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा रहता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल भी है, एलडीएल, वो छोटा छोटा पार्टिकल होता है जो कि आर्टरी में जाकर ब्लॉकेज करता है। तो उसके लिए आपको सुनकर ताजुब होगा कि डाइटिंग शुरू करना चाहिए 2 साल की उम्र से ही। हम लोग ले जाते हैं अपने बच्चों को मैकडॉनल्ड्स में खिलाते हैं। 2 साल की उम्र से डाइटिंग? 2 साल की उम्र से डाइटिंग और 5 साल की उम्र से एक्सरसाइज। अगर आपको, क्योंकि ये जब चेस्ट पेन हुआ उसके बाद अगर
कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो उसी तरह से हुआ कि जब लेबर पेन शुरू हुआ तब आप प्रीनेटल चेकअप कराने जा रहे हैं। तो ये तो काम तो शुरू से ही होना चाहिए और बहुत ही एहतियात बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत कम उम्र में, मतलब उम्र की बात आप कर रहे थे, तो 25% ऑफ ऑल हार्ट अटैक्स, माने जितने भी हार्ट अटैक होते हैं उसका 25% 40 साल की उम्र के पहले हो जाता है इंडिया में, और 50% हार्ट अटैक्स 50 साल की उम्र के पहले हो जाता है। ऐसा किसी भी वर्ल्ड के पॉपुलेशन में नहीं है, ये इंडिया में ज्यादा हो रहा है, और यही कारण है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, हम लोग का HDL कम है, हम लोग को डायबिटीज ज्यादा हो रहा है, और ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा है, हम लोग का लैक ऑफ एक्सरसाइज है। तो अभी तो इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो लोग कर रहे हैं, डाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसका अवेयरनेस भी बढ़ना चाहिए और लोगों को ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है उसको सही करे और लाइफस्टाइल को, अपनी जिंदगी को सही डिसिप्लिन के साथ फॉलो करे, सही डाइट ले और टाइम टू टाइम चेकअप कराए। तो डॉक्टर साहब, एक बात तो साफ है कि एक बार अगर हार्ट से जुड़ी समस्या हो जाए तो उसके आगे कई तरह की मुश्किलें होती हैं। इसलिए जरूरी है कि प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम को लेकर ज्यादा सचेत रहा जाए, ज्यादा ध्यान रखा जाए और प्रिवेंशन करनी चाहिए हर तरीके के शख्स को। ऐसे में हमारे दर्शकों को आप दिल की बीमारी से बचाने वाले कुछ अच्छी आदतें बता सकते हैं, ताकि वो दिल से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनसे बच सकें, अपनी जिंदगी अच्छे से जिएं और अपने परिवार को खुशहाल तरीके से रखें, उनका स्वास्थ्य जो है सही तरीके से रहे। तो कैसी आदतें, कैसी हैबिट्स सभी लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि वो हेल्दी रहे और हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है, ये बहुत गंभीर समस्या है डॉक्टर साहब। तो इसके लिए हमेशा यही है कि डाइट, एक्सरसाइज एंड टेक योर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। तो डाइट के लिए है कि फ्रूट्स, फल ज्यादा खाइए, सब्जी ज्यादा खाइए, हाई फाइबर डाइट खाइए, और सॉल्ट कम खाइए, जैसे अचार में ज्यादा नमक रहेगा, या तो फिर करीज में ज्यादा नमक होगा, उस सबको अवॉइड कीजिए। स्टार्ची फूड कम खाइए, जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो मैंने कहा। सैचुरेटेड फैट, जैसे फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स है, वो सबको कम खाइए। ट्रांस फैट्स कम खाइए, जैसे फ्राइड फूड है, स्पाइसी फूड है, क्रिस्पी फूड है। तो फिश इज गुड, और फिश ऑयल भी अच्छा है, और चिकन या फिश खा सकते हैं, लेकिन उसको बाकी जो इसको भी खाइए तो बेक कीजिए या ब्रॉयल कीजिए या स्टर फ्राई कीजिए फूड को। और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, जिसको जो कहते हैं, जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड हो जाता है, जैसे डालडा है, वो सबको कम खाइए। कॉर्न ऑयल, सफोला ऑयल, वो सब बेटर है। ऑलिव ऑयल अच्छा है। और सबसे बड़ी बात की जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन, जिसमें कि काफी सेचुरेटेड फैट है और रिफाइंड शुगर है, उसको मत खाइए, क्योंकि शुगर तो पॉइजन है। शुगर तो पॉइजन है। हाँ, शुगर तो पॉइजन है, उसको तो एकदम ही बंद करना चाहिए। और एक्सरसाइज, हाँ सॉरी, एक्सरसाइज जो करना है उसमें कम से कम 30 मिनट 6 टाइम्स अ वीक कीजिए। ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड एरोबिक्स आर गुड। और इस एक्सरसाइज, जैसे मैंने कहा कि डाइट 2 साल की उम्र से शुरू कीजिए, और एक्सरसाइज 5 साल की उम्र से शुरू कीजिए। और अगर आप 40 साल के हैं और कुछ एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहते हैं, तो एक स्ट्रेस टेस्ट करा लीजिए, ट्रेडमिल टेस्ट। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक्सरसाइज करने गए और हार्ट अटैक हो गया। और तो डाइट, एक्सरसाइज, और थोड़ा अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी बहुत ध्यान दीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आप जिस भी गुरु को फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कीजिए, लेकिन योगा, मेडिटेशन और ये जो प्राणायाम है, ये बहुत जरूरी है। कम से कम एक रेगुलर रूटीन बना लीजिए, 30 मिनट का, सुबह उठ के कर लिए या किसी भी टाइम जब आपको मिला, तो उससे दिमाग स्ट्रेस रिलीफ होगा। तो स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर भी कम होता है, नोन है। योगा मेडिटेशन टेक्स्ट बुक में भी आ गया है कि ब्लड प्रेशर को कम करता है, इसीलिए आप रिलैक्सेशन भी देता है माइंड को। राइट। जी
तो डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे कि मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस भी बैलेंस रहता है और अच्छी डाइट का ध्यान अगर हम देते हैं, अच्छी डाइट पे अच्छे से ध्यान देते हैं, तो भी हमारा जो स्ट्रेस है और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। हमने अपनी समझ के हिसाब से डॉक्टर साहब जितने सवाल आपसे जो कुछ भी सवाल किए वो ठीक है, लेकिन आप इस विषय में बड़े जानकार हैं। तो कोई ऐसी बात जो आप विशेष तौर पे कहना चाहते हो या जो हमारे सवालों के दायरे से छूट गया हो, कुछ ऐसी चीज हो जो शायद मैंने मिस आउट कर दी, तो अगर आप उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। नहीं, हम लोगों ने तो सभी कुछ कवर कर लिया। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री, तो ये सब पर ध्यान दीजिए। और मेरे पास हमेशा इंडिया से कॉल आता है कि हमको ब्लॉकेज हो गया, स्टेंट लगाएं, बाईपास करें। हमको कॉल कीजिए कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर इतना है, कोलेस्ट्रॉल इतना है और शुगर इतना है, हम क्या करें। तो हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रिवेंशन 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 उसी पर ध्यान दीजिए, रोकथाम कीजिए, डाइट, एक्सरसाइज और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। क्योंकि देखिए, जब रिसोर्सेस नहीं रहता है एनफ, तो जैसे हम लोग के पास गांव में सभी जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसा नहीं है कि एंजियोप्लास्टी, स्टेंट हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। तो अगर रिसोर्सेस नहीं है तो कम से कम बीमारी से को बचिए, अपने को अपने बचाइए, आप भी स्वस्थ रहिएगा, परिवार भी खुश रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हमने स्कूल में भी पढ़ा था ये चीज, ये फ्रेज मुझे आज भी याद है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। That's right. तो बहुत जरूरी है ये चीज। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हेल्थिंग के दर्शकों के साथ इतनी अच्छी जानकारी शेयर की और आपकी कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला और लोगों को हेल्थ और फिटनेस को लेकर सजग बनाने की हमारी इस मुहिम को सपोर्ट किया। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर हमारे दर्शकों की तरफ से आपका शुक्रिया। तो दोस्तों, हेल्थिंग के इस स्पेशल एपिसोड जुग जुग जियो में बस इतना ही, लेकिन अगली कड़ी में मैं लेकर आऊंगी एक और बड़े एक्सपर्ट को जो हेल्दी और फिट इंडिया की हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय और आप रखिए अपना